एक ही लोन कंपनी से आपने दो फैसिलिटी ली है। पहला तो आपका होम लोन और दूसरा आपका क्रेडिट कार्ड्स। अब ऐसे में दोस्तों आप होम लोन की ईएमआईज कॉन्टिन्यूअसली आप भर रहे हैं, आप अप टू डेट हैं। लेकिन पैरेलल में आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें जो भी बिल जनरेट हो रहे हैं उसमें आपका डिफॉल्ट हो रहा है। और ऐसे में आगे चलकर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो एनपीए में घोषित और कैटेगराइज कर दिया जाता है लोन कंपनी के द्वारा। उसके बाद कुछ समय के बाद आपको मैसेज, आपको नोटिस, आपको मेल आता है कि आपका जो होम लोन है वह भी एनपीए में घोषित और कैटेगराइज कर दिया गया है और आपके अगेंस्ट में सरफेसी एक्ट 2002 की कार्यवाही स्टार्ट कर दी गई है। अब ऐसे में आप काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने तो क्रेडिट कार्ड्स में डिफॉल्ट किया है, मेरा क्रेडिट कार्ड एनपीए में गया है, लेकिन ऐसे में होम लोन मेरा ये एनपीए में कैसे चला गया। होम लोन की ईएमआई तो मैं तो एकदम बराबर रेगुलर भर रहा हूं। तो ऐसे में आपका ये प्रश्न उठता है कि सर जी ये कैसे हुआ, जरा मुझे इसका आंसर दीजिए। तो इसका मैं जवाब देना चाहूंगा दोस्तों कानूनी तरीके से और लीगल तरीके से। दोस्तों आइए जरा समझ लेते हैं। देखिए, आपने एक ही लोन कंपनी से दो क्रेडिट फैसिलिटी ली है, आपने दो प्रोडक्ट लिए हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये लोन कंपनी ये दोनों प्रोडक्ट को एक ही कस्टमर आईडी से एसोसिएट कर देती है। दूसरी चीज, जब आपने होम लोन लिया था या फिर आपने जब क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई किए थे तो उस समय दोस्तों आपने लोन कंपनी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट आपने साइन किया था। कुछ आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी सहमति, अपनी कंसेंट दी थी। तो उसी टर्म्स एंड कंडीशन, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोस्तों कुछ क्लॉज मेंशन होते हैं। उन क्लॉज को भी आप एक्सेप्ट करते हैं, अपनी कंसेंट, अपनी सहमति देते हैं दोस्तों। तो वो क्लॉज होता है क्रॉस डिफॉल्ट का और दूसरा क्लॉज होता है राइट टू रिकॉल एंटायर लोन। इसका मतलब ये हुआ कि कल को भविष्य में यदि एक प्रोडक्ट, एक क्रेडिट फैसिलिटी में यदि डिफॉल्ट हुआ, वो अकाउंट एनपीए में गया, तो ऐसे में उसके पैरेलल में और आपके और भी अन्य जो मल्टीपल आपके जो फैसिलिटीज है, प्रोडक्ट है, उसमें भी डिफॉल्ट माना जाएगा और उनको भी एनपीए में घोषित और कैटेगराइज कर दिया जाएगा यदि एक प्रोडक्ट में, एक फैसिलिटी में डिफॉल्ट हुआ है और एनपीए में अगर वो गया है तो। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। और वो सारी प्रोडक्ट में जो भी आपका अमाउंट टोटल है उसके लिए वो रिकॉल कर सकता है, आपको रिकॉल नोटिस आपको भेज सकते हैं कि भैया पूरा पैसा लाकर दीजिए। दूसरी चीज दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि यदि एक प्रोडक्ट में डिफॉल्ट हुआ, एक प्रोडक्ट यदि एनपीए में गया है, तो ऐसे में लोन कंपनी को यह अधिकार है, ये पावर है कि वो दूसरे प्रोडक्ट, दूसरी क्रेडिट फैसिलिटीज को भी एनपीए में घोषित और कैटेगराइज कर सकते हैं, उसमें भी उसको डिफॉल्ट मान सकते हैं। भले से वो रेगुलर ईएमआई उसमें जा रही है, भले से उसकी ईएमआई अप टू डेट है, लेकिन यहां पे आरबीआई ने ये कहा कि ये ऑटोमेटिकली नहीं माना जाएगा, ये लोन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। लोन की डिफॉल्टर, लोन की बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना चाहिए, उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी को चेक करना चाहिए, उनके इंटेंशन को चेक करना चाहिए कि क्या वो जानबूझ के तो डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन तो नहीं है। ये सारी चीजों को चेक करिए, एक इंटरनल असेसमेंट, एक जांच करिए एक। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद ही आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। आप दूसरे प्रोडक्ट को आप एनपीए में घोषित और कैटेगराइज आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आरबीआई वो ये कहती है कि जो रिस्क, जो असेसमेंट होता है वो क्रेडिट फैसिलिटी, वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं होता है, वो होता है लोन बोरोवर के हिसाब से कि लोन का बोरोवर कैसा है। तो यदि एक प्रोडक्ट में रिस्क दिख रहा है तो इसका मतलब कि भाई ये जो लोन का बोरोवर डिफॉल्टर है ये एक रिस्की बोरोवर है, तो कहीं ना कहीं सारे प्रोडक्ट में रिस्क आ जाता है। तो इस तरीके से आरबीआई ने ये चीज कही है दोस्तों। दूसरी चीज, टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने लिखित रूप में इसकी कोई आपने कंसेंट, अपनी सहमति दी थी कि एक प्रोडक्ट में डिफॉल्ट होगा तो दूसरे प्रोडक्ट में भी डिफॉल्ट माना जाएगा।
और वो सारे प्रोडक्ट में लोन रिकॉल की नोटिस आपको भेज सकते हैं, अपने सारे पैसे वो मांग सकते हैं। ऐसी क्या आपने कोई अपनी कंसेंट, अपनी सहमति दी थी क्या? दैट्स इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, यदि आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या करेंगे इसमें आपको दोस्तों लोन कंपनी को आपको एक लीगल रिप्रेजेंटेशन देना है। और मैं तो ये समझता हूं कि कोई व्यक्ति जानबूझ के इंटेंशनली एक चीज में डिफॉल्ट रखेगा और दूसरी चीज में रेगुलर ईएमआई भरेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं कह रहा हूं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के पास दो प्रोडक्ट है, मतलब उसने दो क्रेडिट फैसिलिटीज ली है। अब होम लोन, अब जिस घर में वो रहता है तो कॉमन सी बात है कि उसकी ईएमआईज वो पहले भरेगा। अब उसकी स्थिति परिस्थिति खराब हो गई है, अब उतने पैसे नहीं है कि वो दोनों क्रेडिट फैसिलिटीज को वो हैंडल कर सके। तो ऐसे में कोई भी एक कॉमन व्यक्ति रहेगा तो वो जिस घर में रहता है अपनी छत को पहले बचाने की कोशिश करेगा और उसकी ईएमआईज को वो पहले भरेगा दोस्तों। उसके बाद यदि कुछ पैसे बचे तो वो क्रेडिट कार्ड्स में वो जाएगा, क्योंकि यदि उसने होम लोन पहले नहीं भरा और पहले कार्ड्स में पैसे भर दिए तो फिर भी वो व्यक्ति वहां से फंस जाएगा। और सरफेसी एक्ट 2002 की कार्रवाई करके सेक्शन 13(2), 13(4) की नोटिस भेजकर, सेक्शन 14 की एप्लीकेशन डीएम सीजीएम के पास देकर प्रॉपर्टी की जब्ती कर लेगा, तो व्यक्ति रोड पे आ जाएगा ना फिर तो ऐसे में यदि आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपको एक लीगल रिप्रेजेंटेशन देना है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कोई ऐसा अग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, यदि किया था तो मैंने ऐसे क्लॉज को अपनी सहमति, अपनी कंसेंट नहीं दी थी, तो आप ऐसे में आप लीगल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप उनको बताइए कि दोनों फैसिलिटी, दोनों क्रेडिट फैसिलिटी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अलग है। होम लोन एक सिक्योर्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन है। दोनों का नेचर अलग है, दोनों प्रोडक्ट अलग है, दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। मेरा डिफॉल्ट जेन्युइन है, मेरा डिफॉल्ट इंटेंशनल नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कोई एक रीजन है, जेन्युइन रीजन है। फॉर एग्जांपल, मेडिकल इमरजेंसीज, बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान, काम धंधा छूट गया है, जॉब लॉस, और इसको लेकर यदि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप इस चीज को लोन कंपनी को दीजिए दोस्तों। तो अपने लीगल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर इन बातों को रखिए और इन बातों को रखकर दोस्तों आप आपके होम लोन को बचा सकते हैं, आप अपने घर को आप बचा सकते हैं दोस्तों। और कोशिश करिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आप सेटलमेंट के लिए चाहिए, यदि पैसे आपके पास नहीं है तो आप लोन कंपनी को रिक्वेस्ट करिए, लोन कंपनी के पास आप ओटीएस का लेटर दीजिए, वन टाइम सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर, कि मेरी क्षमता नहीं है, दोनों प्रोडक्ट आपकी कंपनी से है बट मैं नहीं भर पा रहा हूं, मेरे ये प्रॉब्लम्स है, तो मैं क्रेडिट कार्ड्स को सेटल्ड करना चाहता हूं। आप अपना ये पॉइंट रखें लोन कंपनी के सामने दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया नियम आया है, उसमें भी यही बात कह दी गई है कि यदि एक ही लोन कंपनी से मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, अगर एक में अगर डिफॉल्ट हुआ, एक में यदि एक प्रोडक्ट अगर एनपीए में गया, तो ऐसे में यह माना जाएगा कि सारे प्रोडक्ट एनपीए में जाएंगे और सारे प्रोडक्ट में डिफॉल्ट माना जाएगा दोस्तों। तो ऐसे में आप एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए और अपने घर को बचाइए दोस्तों। यदि आपने सेम एक ही लोन कंपनी से मल्टीपल क्रेडिट फैसिलिटी ली है तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट भी आप लिख दीजिए। यदि आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा दोस्तों। और आप मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, आपकी जो भी दिक्कत समस्याएं हैं आप मुझे बताइए, उसको मैं मेरे एंड से रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।